मैं संजय चित्रांश अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 11 फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड से संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो इस चैप्टर में क्रमवार आपके साथ शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है वो जान लेना ज़रूरी है कि हम देखते हैं कि हमारे पूरे विश्व में ऋतुओं का परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य का पूर्व दिशा से निकलना और पश्चिम में अस्त हो जाना, सूर्य का सुबह और शाम में लाल रंग का दिखाई देना, चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन परिवर्तन होना, ये ऐसी घटनाएं जिनका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, अपनी संकल्पनाएं रखी, जो आज के दौर में पूर्णतया सत्य साबित हो चुकी हैं। उन्हीं में शुरुआत में जब संपूर्ण ब्रह्मांड का अध्ययन किया टालमी ने, साइंटिस्ट थे, ध्यान रखना, टालमी ने, जिन्होंने भूकेंद्रीय संकल्पना दी, जिनकी भूकेंद्रीय संकल्पना है भूकेंद्रीय संकल्पना, ये टालमी की है। ध्यान रखना, पूछा जाता है कि भूकेंद्रीय संकल्पना किसने दी, तो टालमी ने दी। इन्होंने शुरुआत में ये माना कि ये देखते रहे कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा भी घूम रहा है, छोटी छोटी इस तरह की घटनाएं जो उन्होंने देखी, तो इन्होंने एक संकल्पना की अपने मस्तिष्क में कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और सूर्य और चंद्रमा चारों ओर इसके चक्कर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तो ये संकल्पना इनकी कुछ दिनों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये कहा कि जो भूकेंद्रीय संकल्पना है ये न होकर ये संकल्पना सूर्य केंद्रीय संकल्पना है, और जो दी है कापरनिकस ने। मतलब इनकी भूकेंद्रीय संकल्पना के बाद कापरनिकस एक दूसरे साइंटिस्ट थे, कापरनिकस, इन्होंने माना कि भूकेंद्रीय संकल्पना न होकर ये सूर्य केंद्रीय संकल्पना है। उन्होंने उसको माना कि उनका कहना था कि जो ग्रह या उपग्रह हैं ये सब, इनके बीच सेंटर में सूर्य है और ये सब सूर्य के चारों ओर ग्रह और ग्रहों के चारों ओर उपग्रह इस तरह से चक्कर लगाते रहते हैं। तो जो केंद्र है वो केंद्र में इन्होंने सूर्य को माना और ये संकल्पना इनकी सर्वथा सत्य सिद्ध हुई। तो टालमी ने शुरुआत में भूकेंद्रीय संकल्पना दी और कापरनिकस ने सूर्य केंद्रीय संकल्पनाएं दी, तो जिसमें से आज के दौर में कापरनिकस की सूर्य केंद्रीय संकल्पना जो 100% आपकी जो है वो सिद्ध हो चुकी है। इन्हीं के बाद चलते हैं इसी में आगे के टॉपिक्स पर, बलों से संबंधित कि मूल बल जो है हमारे वो कितने हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक जगत। भौतिक जगत में उसके इंट्रोडक्शन के बाद आइए चलते हैं बल की ओर। तो बल क्या होता है सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है। तो बल हमारा वह बाह्यकारक होता है जो किसी विरामावस्था को गति की अवस्था में या गति की अवस्था को विरामावस्था में लाने का प्रयास करता है, या किसी वस्तु के आकार, उसकी आकृति में भी परिवर्तन करने का प्रयास करता है। बल जो है वो प्रकृति में चाहे किसी भी प्रकार के बल हों, चाहे वो आकर्षण के हों या प्रतिकर्षण के हों, उत्प्लावन बल हों या पेशी बल हों, या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाले वो नाभिकीय बल हों, तो प्रकृति में ये जो सभी बल हैं वो मूलतः 4 बलों
से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो वो 4 बल जो प्रकृति में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, उनमें जो पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो 4 प्रकार के ये जो बल हैं, जिसमें से पहला गुरुत्वाकर्षण, दूसरा विद्युत चुंबकीय, तीसरा प्रबल नाभिकीय और चौथा दुर्बल नाभिकीय बल। तो ये जो चारों बल हैं, ये किन किन कंडीशंस में कहाँ कहाँ पर कैसे अप्लाई होते हैं, कैसे लगते हैं, इन सब की एक एक करके विस्तृत चर्चा हम करेंगे। इन 4 बलों के उपरांत हम इन्हीं में से पहले बल गुरुत्वाकर्षण पर चर्चा करते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो 2 द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। यदि 2 द्रव्यमान आपस में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हों तो उनके बीच भी बल कार्य करता है। और यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि 2 द्रव्यमानों के बीच सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य करता है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। जबकि आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा आपको ध्यान रखना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आकर्षण बल ही कार्य करता है। हम मान लेते हैं कि कोई 2 द्रव्यमान है, एक m1 और दूसरा मान लेते हैं m2। तो यदि 2 द्रव्यमान m1 और m2 एक दूसरे से हम मान लेते हैं कि r मीटर की दूरी पर वो रखे गए हैं, तो इनके बीच जो आकर्षण बल होगा वो आकर्षण बल इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी F प्रोपोर्शनल m1 गुणे m2 होगा। और जो ये बल होगा वो इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान रखना है, आकर्षण बल जो होता है वो 2 द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन भी करता है, इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। यदि इन दोनों को हम संयुक्त कर लें तो यह प्रोपोर्शनल m1 m2 बटे r स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का जब चिन्ह हटाएंगे तो बराबर में कोई कांस्टेंट लगाएंगे, तो F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। यही जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इसमें जो कैपिटल G दे रखा है, इस कैपिटल G को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है और जिसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसका जो मान होगा कैपिटल जी का वो 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये बल जो है दुर्बल है, ये मतलब बहुत ही न्यून कह सकते हैं। अन्य बल जो हैं वो इसकी तुलना में काफ़ी प्रबल हैं। तो सबसे हल्का बल अगर कहा जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण ही है। लेकिन जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ते जाते हैं पिंडों के, वैसे वैसे ही ये बल जो है वो प्रभावी होता जाता है, इसकी प्रभाविता वैसे वैसे ही बढ़ती जाती है। आपको ये ध्यान में रखना है। लेकिन जो मूल 4 बल थे, गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत चुंबकीय, प्रबल नाभिकीय और दुर्बल नाभिकीय बल, उनमें सबसे कमजोर बल अगर है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है।